हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो एमसीक्यूज करेंगे वो रिलेटेड करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड वी विल डू एमसीक्यूज टुडे। नियर अबाउट 50 प्लस एमसीक्यू विल बी डन इन दिस वीडियो, जिससे कि हमारा लगभग ये जो चैप्टर है कवर हो जाता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं रहती, चाहे वो फिर कहीं से भी पेपर में क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। कौन से चैप्टर के? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा होगा, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट रिटर्न बाय। जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए पीटर एफ डकर, टेरी लुइस एलन या हेनरी फेल। तो जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है वो लिखी गई है किसके द्वारा? पीटर ऑफ एफ डकर के द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। क्योंकि पेपर में हमें बहुत सारे ऑथर्स मिलेंगे जिसने कौन कौन सी बुक लिखी है, डेफिनेशन आप लोगों से पूछ सकता है, और ऑथर का नाम कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है या ये चीज किसने लिखी है। नेक्स्ट हमारा गिवन है, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन, organs can be described and defined only through their function. This definition was given by। जो मैनेजमेंट है एक तरीके का अंग है और अंग को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं फंक्शन के द्वारा। तो ये डेफिनेशन किसने दी गई थी? पीटर एफ डरकर ने, टेरी ने, लुइस एलन ने, हेनरी फेल ने। तो ये भी किसके द्वारा दी गई है? पीटर एफ डकर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज व्हाट ए मैनेजर डज। मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर करता है। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? पीटर एफ डकर, टेरी लुइस एलन या हेनरी फेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? लुइस एलन इज द राइट आंसर। लुइस एलन ने क्या बोला गया था? जो मैनेजमेंट है वो क्या है? जो मैनेजर करता है। नेक्स्ट हमारा है, टू मैनेज इज फोरकास्ट एंड प्लान। To manage is to forecast and plan, to organize, to compound, to coordinate and to control. This definition was given by Peter F. Drucker, Henry Fayol, Lewis Allen या टेरी। तो ये डेफिनेशन किसने दी गई थी? हेनरी फेयल ने दी गई है ये डेफिनेशन, हेनरी फेयल ने। और ये डेफिनेशन आपको कौन सी बुक में मिलेगी? एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, ये 12th क्लास की सेकंड चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा है, is the art of getting things done through and with informally organized। तो ये डेफिनेशन किसने दी गई है? तो हार्लोड कुंट्ज, टेरी लुइस एलन या हेनरी फेयर। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो ये डेफिनेशन दी गई है हार्लोड कुंट्ज के द्वारा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज आर्ट। जो मैनेजमेंट है वो कला है, साइंस है ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। लीडरशिप में तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? हारोल्ड कोन्स ने, डोनाल्ड डेजोकोल्फ ने, लुइस आलन ने या टेरी ने। तो ये डेफिनेशन भी किसने दी गई है? ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ये डेफिनेशन दी गई है आंसर नंबर बी, डोनाल्ड जे कोल्फ द्वारा दी गई है कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट भी है, साइंस भी है। कब? जब डिसीजन हम लेते हैं और लीडरशिप के टाइम में। फादर्स फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है उसका फादर, जनक किसको कहा जाता है? मैरी पार्केट, लीलन गिलबर्ट, हेनरी फेयल, एल्टन मायो। तो किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है हेनरी फेयल को। जो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? हेनरी फेयल को। पायनर ऑफ ह्यूमन रिलेशन इज किसके द्वारा दी गई है? मैरी पार्कर, लीलन गिलबर्ट, हेनरी फेयल, एल्टन मायो। तो ये गिवन है किसके द्वारा? एल्टन मायो के द्वारा। डी इज द राइट ऑप्शन। हेनरी फेयल लेड डाउन। कितने प्रिंसिपल हेनरी फेयल ने दिए गए हैं?
12 प्रिंसिपल, 13 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल या 15 प्रिंसिपल? तो हेनरी फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल गए हैं? 14 प्रिंसिपल। हेनरी फ्यूल, एफ से 14, तो 14 से 14 प्रिंसिपल किसने दिए गए हैं? हेनरी फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल दिए गए हैं? 14 प्रिंसिपल। नेक्स्ट है स्प्रिट डी क्रॉप्स मीन्स, स्प्रिट डी क्रॉप्स मतलब मिलकर के काम करना, मतलब टीम भावना से काम करना इसका मतलब। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? यूनियन इज द स्ट्रेंथ, सर्विस अवर इज अवर मोटो, बायर बी अवेयर, प्रोडक्ट इज अवर स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनियन इज द स्ट्रेंथ। मतलब कि जब आदमी मिल करके काम करते हैं, दो तीन लोग मिल करके उसको काम को करते हैं, तो हम कह सकते हैं इनके बीच में स्प्रिट डी क्रोप्स है, मतलब कि मिल करके काम करने की क्षमता है। नेक्स्ट देखो, एफ डब्ल्यू टेलर इज एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्यूचर मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो इसका आंसर क्या आएगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसने दिए थे? एफ डब्ल्यू टेलर ने। क्लियर है बात? और प्रिंसिपल्स किसने दिए थे? हेनरी फ्यूल ने। नेक्स्ट है मैनेजमेंट है वो आर्ट है, साइंस है, आर्ट और साइंस है, एंड आर्ट नॉट साइंस, आर्ट है लेकिन साइंस नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। हेनरी फ्यूल वाज ए फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, राइटर, मैनेजर, एक्टर। हेनरी फ्यूल क्या था फ्रेंच में? तो वो क्या था? इंडस्ट्रियलिस्ट था। आप जब एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज जब हेनरी फेल के बारे में पढ़ोगे तो उसमें पैराग्राफ में जो बॉक्स है उसमें गिवन है जो हेनरी फेल था वो क्या था? इंडस्ट्रियलिस्ट था। नेक्स्ट हमारा है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज रिटन बाय। जो जर्नल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हारोल्ड कोन्स के द्वारा, टेरी, ल्यूइस एलन या हेनरी फ्यूल? ये किसके द्वारा लिखी गई है? हेनरी फ्यूल के द्वारा लिखी गई है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखो 16 नंबर क्वेश्चन, एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर। हर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। उसको क्या मिलेगा? ऑर्डर मिलेगा और वो लेकिन जवाबदेही होगा केवल एक सुपीरियर को। तो उस को हम क्या बोलेंगे? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन या स्केलर चेन? तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटी ऑफ कमांड। क्या बोलेंगे उसको? यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब कि ऑर्डर भी हमें मिला है सबऑर्डिनेट से और हम उसी के लिए उसी एक पर्टिकुलर आदमी को उसको रेस्पॉन्सिबल मतलब उसका जवाब देंगे, तो वो उसको कहलाता है हम यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट, कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर डैश, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कस्टमर या गवर्नमेंट? जिसका क्या होगा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। Next, the chain of command from highest authority to lowest level in the organization is unity of direction, unity of command, centralization, scalar chain. तो इसका आंसर क्या होगा? स्केलर चेन। जब हम कम्युनिकेशन में फॉलो करते हैं टॉप लेवल से लो लेवल तक, लो लेवल से अपर लेवल तक, तो जब वो फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। Next, allotment of work to each worker on the basis of their capacity. On an average worker functioning is in the normal working condition is, उसको क्या बोलेंगे हम? सोशल टास्क प्लानिंग, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, नोट ए प्लानिंग, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग? क्या बोलेंगे हम? साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। उसको हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या गिवन है? स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ वर्कर्स एंड द मशीन टू एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? फैटिक स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी या वर्क स्टडी? उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन स्टडी। जो
अननेसेसरी मूवमेंट है उसको एलिमिनेट कर देते हैं हम इस मेथड में। तो उसके बारे में पढ़ना कि कौन सा मूवमेंट हमारा अननेसेसरी है और उसको हटाया जा सके, तो ये सब चीजें हम कौन से मेथड में पढ़ते हैं, मोशन स्टडी में। नेक्स्ट है ए स्टडी रिलेटिंग टू फिक्सिंग ऑफ द आवर्स विद रेस्ट पीरियड टू रिकूप द एनर्जी व्हाइल परफॉर्मिंग इन ए जॉब इज कॉल्ड। एक जब काम करते हुए जब एक प्रॉपर गैप दिया जाता है, मतलब एक इंटरवल उनको लोगों को रेस्ट करने के लिए दिया जाता है ताकि उनकी एनर्जी फिर दोबारा से रीगेन हो और काम में मन लगा करके करे, तो कौन से मेथड के अकॉर्डिंग, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी या वर्क स्टडी। मतलब एक टाइम पे काम करने के बाद उसको, जैसे कि आप स्कूल में जाते होते तो वो क्या होता था कि फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड के बाद आपको इंटरवल दिया जाता था, इंटरवल में आप खाना खाइए, एनर्जी क्या होगी फिर दोबारा से बूस्ट अप होगी और फिर दोबारा आप पढ़ना चालू कर दिए। तो ये जो है कि कौन से मेथड में दिया जाता है, फैटिग स्टडी में, टाइम स्टडी में, मोशन स्टडी में या वर्क स्टडी में। इसका आंसर होगा फैटिग स्टडी में, कि आदमी कब काम करके थक जाता है उस टाइम पे हमें इंटरवल देना चाहिए। तो ये सब डिसाइड किस में की जाती है, फैटिग स्टडी मेथड में। The first and foremost function of management is planning, organizing, controlling और coordination। सबसे इजी क्वेश्चन उसका क्या होगा, प्लानिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग lays down to overall objective strategies and policy for the total enterprises is known as, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्पोरेट प्लानिंग, डिवीजन प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, डिपार्टमेंट प्लानिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना, प्लानिंग करना। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज, स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मीडियम प्लानिंग या शॉर्ट टर्म प्लानिंग या एनुअल प्लानिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नेक्स्ट, the assumptions about future derived from forecasting and used in planning are known as planning premises, freehold premises, business premises या corporate premises। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग प्रीमिसेस। नेक्स्ट, गोल, एम्स, पर्पस, मिशन एंड द टारगेट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, रूल्स। सबसे इजी क्वेश्चन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव ही तो बोलते हैं। गोल को डिसाइड करना है, उसका एम क्या होगा, उसके काम करने का क्या पर्पज है, तो हम सब उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। कॉन्टिजेंट प्लान टू मीट इन्वायरमेंटल प्रेशर्स इज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज, रूल्स। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजी बनाना। नेक्स्ट हमारा है ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी अंडरटेकन टू एनफोर्स ए पॉलिसी एंड टू अटेन एन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर, रूल्स। एक तरीके के हमें ऐसे स्टेप्स लेना ताकि हम जो पॉलिसीज बनाई हैं, जो काम करने के लिए जो हमने पॉलिसी बनाई है, उस वो ऑब्जेक्टिव या वो एम अचीव हो सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस स्टेप्स में लिया जाता है, क्या बोलते हैं हम, प्रोसीजर। एक तरीके से एक स्टेप फॉलो करते हैं, ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वो कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्टेप पे जाएंगे। तो एक तरीके के हम स्टेप को, सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ताकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। नेक्स्ट हमारा गिवन है ए स्टेटमेंट ऑफ expected result expressed in numerical term for a definite period of time in the future is known as, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, प्रोसीजर, बजट। आपको देख करके समझ में आ रहा होगा क्या होगा, बजट। किस फॉर्म में पूछा है, न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो न्यूमेरिकल टर्म्स में क्या होते हैं, बजट्स को हम डिसाइड करते हैं ना। नेक्स्ट हमारा है द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए टाइम सीक्वेंस फॉर द वर्क इज नोन एज, ए प्रोसेस इस्टेब्लिश करते हैं ए टाइम सीक्वेंस फॉर द वर्क, वर्क के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, शेड्यूल, प्रोसीजर, बजट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, शेड्यूल। भाई आपको पता है, आपको टाइम टेबल गिवन है कि मतलब कि कौन से, मतलब कि जब आप स्कूल जाते होंगे तब आपको पता लगता होगा कि भाई 8 बजे हमारा फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, ये हमारा इस सब्जेक्ट का पीरियड है। फिर उसके बाद 8:40 पे सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है, तो वो हमारा ये सब्जेक्ट का है। तो एक तरीके का वो आपको शेड्यूल बना करके दे दिया, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, काम करना है। ए रिज्ड प्लान, नो स्कोप फॉर डिस्ट्रैक्शन। एक तरीके का मतलब क्या है,
रिजिड मतलब फिक्स प्लान है, उसमें बदलाव का कोई भी गुंजाइश नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूल्स, शेड्यूल्स, प्रोसीजर, बजट। तो क्या बोलते हैं हम उसको? रूल्स। एक रूल्स बना दिया जो हर किसी को फॉलो करना कंपलसरी है और उसमें कोई रियायत, कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जब आप स्कूल में लिखते हैं ना, स्कूल में जाते होंगे तब वहां पे आपको लिखता हुआ मिला होगा क्या चीज? मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। तो मतलब वो एक तरीके के रूल्स है, लाइन में चलो, वो भी एक तरीके का रूल्स आपको बना दिया गया और उसको आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग द मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी। specify the specifying the manner of executing policy is known as objective, schedules, procedure, budget। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। क्या बोलते हैं हम उसको? प्रोसीजर। नेक्स्ट हमारा है डैश इज द हार्मोनाइजिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स विद द पर्पज ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल। भाई जो अलग अलग काम कर रहे हैं उनको ऐसे मिलकर के काम करवाना, सब मिलकर के काम करेंगे ताकि जो गोल है ग्रुप का वो अचीव हो जाएगा। भाई सपोज एक क्लास में 20 बच्चे हैं, एक 20 बच्चे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? अपने अपने एग्जाम पास होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा एफर्ट लगाना कि वो खुद तो पास हो जाएंगे और एक तरीके से क्लास का भी रिजल्ट 100% आ जाएगा। तो वो कौन से में किया जाता है? कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोलिंग में, डिसीजन मेकिंग में या डेलीगेशन में। उनको क्या किया जाता है? कोऑर्डिनेट किया जाता है और उससे क्या होगा कि पूरी क्लास का रिजल्ट क्या आता है? अच्छा आता है। नेक्स्ट हमारा है dash is an obligation to perform certain functions and achieve certain results। उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन तो कुछ होगा नहीं, डेलीगेशन हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा देखना प्लान दैट established a required method of handling future activity is called rules, procedure, policy, method। क्या होगा उसका? प्रोसीजर। क्या होगा? प्रोसीजर। जो प्लान स्टैब्लिश किए जाते हैं, रिक्वायर्ड मेथड फॉर हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज, प्रोसीजर बनाए जाते हैं। सेट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन इन क्लियर एंड लॉजिकल सीक्वेंस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, रूल, प्रोग्राम, पॉलिसी, मेथड। क्या है? प्रोग्राम। एक सेट है क्लियर इंस्ट्रक्शन का इन क्लियर एंड लॉजिकल सीक्वेंस टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। मतलब एक जो बता दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? काम करना है, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? प्रोग्राम कहलाएगा। एम्प्लॉय विल प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी इज एन एग्जांपल ऑफ रूल, प्रोसीजर, पॉलिसी, मेथड। ये भाई क्या पॉलिसीज तो बनाई जाती है कि सीनियर के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाएगा? प्रमोशन दिया जाएगा एम्प्लॉयज को, तो ये एक तरीके क्या है? पॉलिसीज है। नेक्स्ट है step to be taken for selection sale person is an example of rule, procedure, policy, method। जो स्टेप हम लेते हैं सिलेक्टिंग सेल्स पर्सन, हमने डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है, तो वो किस का एग्जाम्पल है? रूल का, प्रोसीजर का, पॉलिसी का, मेथड का। तो क्या है? पॉलिसी का। पॉलिसी का, सॉरी, पॉलिसी का नहीं है, ये क्या है? प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं हमने उसको सेलेक्ट करना है, तो राइट आंसर इज द बी, प्रोसीजर। नेक्स्ट है एन आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल contributing their efforts toward the attaining of goal is called an organization, business, management, department। तो उसका एग्जांपल आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा देखो a set of cooperative activities of two or more person is called department, coordination, organization, controlling। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइज वे में तो एक्टिविटी कर रहा होगा ना भाई। जैसे इसमें क्या बोला है, सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटी ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 और 2 से अधिक लोगों की एक्टिविटीज को कोऑपरेट कर रहा है, मतलब कि देख रहा है कि वो क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड किया जा सके या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो वो सब किस में किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में। सप्लाई ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एंड हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, सॉरी कंट्रोल, इसका भी क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे आती है, तो किस में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस में आएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल अथॉरिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल अथॉरिटी फ्लोज अपवर्ड टू डाउनवर्ड और हॉरिजेंटली, मतलब ऐसे भी और ऐसे भी। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन। तो वो किस में आएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। हॉरिजेंटली भी, अपवर्ड डाउनवर्ड भी फ्लो होती है अथॉरिटी, उसको क्या बोलते हैं हम, इनफॉर्मल। रूल्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर आर गिवन इन राइटिंग इन फॉर्मल, इनफॉर्मल, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ये तो कुछ होता नहीं है, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन कुछ होता नहीं है, तो बचा क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज रिटर्न में दी जाती है, क्या रूल्स है, क्या पॉलिसीज है, क्या है सब चीज हमें रिटर्न में मिलती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी। नेक्स्ट हमारा है, विच इज क्रिएटेड फॉर टेक्नोलॉजिकल पर्पज, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी किस में होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच अराइज फ्रॉम मैन्स क्वेस्ट फॉर सोशल सेटिस्फेक्शन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल, ये तो हमारा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो हमें चूज कौन सा करना है, केवल फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज परमानेंट एंड स्टेबल, कौन से टाइप की ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट और स्टेबल होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल, ये तो छोड़ दो, मतलब ये तो हमारे ऑप्शन ही गलत है, देखते ही पता चल जा रहा है। तो वो हमारा होता है कौन सा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या होती है, परमानेंट भी होती है और स्टेबल भी होती है। नेक्स्ट हमारा है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिव्स मोर इंपोर्टेंस टू द टर्म ऑफ अथॉरिटी एंड फंक्शन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंपोर्टेंस देती है टर्म को, अथॉरिटी एंड फंक्शंस को, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी देती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखना, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिव इंपोर्टेंस टू द पीपल एंड देयर रिलेशनशिप, इंपोर्टेंस देती है आदमी को और उनके रिलेशनशिप्स को, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन में। तो किस में दी जाती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Which organizational relationship gives a greater job satisfaction and result in maximum production, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस में दी जाती है, ये भी किस में दी जाती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है जॉब का, और ज्यादा से ज्यादा क्या आता है, रिजल्ट, प्रोडक्शन मिलता है। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज, 50 एमसीक्यूज ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और प्लीज आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर दीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिले, ताकि और ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस